नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आप जानते हैं कि सीटेट 2020 की एग्जाम डेट आ चुकी है। 31 जनवरी 2021 को ये एग्जाम होने जा रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मैराथन सीरीज लेकर के आए हैं। ये मैराथन सीरीज दोस्तों हर एक सब्जेक्ट की होगी। अभी तक जितने भी सीटेट के एग्जाम हुए सभी एग्जाम्स के सेशंस को हम कवर करेंगे। प्रॉपर हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन प्रॉपर तरीके से होगा, सभी चीजें होंगी। बस आप ध्यान से इसको सुनते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा और अगर आप शुरू से लेकर अंत तक हमारी सेशन के साथ जुड़ते हैं तो आप सीटेट में जो आपने लक्ष्य रखा है 120 से या उससे ज्यादा अंक पाने का, वो बड़ी ही आसानी से आप लेकर के आएंगे। और आज हम कवर करने वाले हैं ईवीएस के सेशन को। ईवीएस के सेशन के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पेपर कब का हम सॉल्व करेंगे दोस्तों? तो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे 8 दिसंबर को हुए सीटेट के एग्जाम को। इसके क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। पेपर 1 को जो कक्षा 1 से 5 के लिए होता है उसको कवर करने जा रहे हैं। किसको? ईवीएस के सेक्शन को हम कवर करेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों, आज बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज से हम प्रण करते हुए ये शुरुआत करेंगे कि आज से इतनी मेहनत करना है कि सीटेट में 120 या उससे अंक जो हमारा सपना है लाने का, वो बहुत ही आसानी से हम पूरा कर जाएं। दोस्तों कोई भी लक्ष्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस आपको उसे पाने की आप कितनी कोशिश करते हो ये मैटर करता है दोस्तों। बस क्या करना है, अब से जो 30 दिन का समय है, 30 दिन गिना समय है, 31 दिन का समय जो भी आप कह लो, इस समय में आपको डेली का अपना एक टारगेट बनाना है। रोज सुबह उठना है, एक टारगेट बनाना है कि मुझे आज इतना पढ़ना है और आपको हर दिन उस टारगेट को पाने के लिए एक नया कोशिश करना है और हर दिन थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट देना है, थोड़ा सा और ज्यादा एफर्ट देना है। ये करते करते दोस्तों जब आपका 30वां दिन बीतेगा, जब आपका सीटेट का एग्जाम का दिन आएगा, उस दिन आप बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे। आपको खुद ये पता होगा, खुद ही अंदाजा होगा कि आप बड़ी ही आसानी से सीटेट में एक बेहतरीन अंक हासिल करके ला सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? 4 ऑप्शन है दोस्तों, सुनीता विलियम्स, बिछेंद्री पाल, सूर्यमणि और कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी, यानी ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये जो कर्णम मल्लेश्वरी है ये एक इंडियन वेट लिफ्टर है और इन्होंने क्या किया था, वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में इन्होंने क्या किया था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इन्होंने क्या किया, ओलंपिक खेलों में पदक हासिल करने वाली भारत की ये पहली महिला बनी थी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कांस्य ओलंपिक खेलों में पहला पदक हासिल करने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? कर्णम मल्लेश्वरी बनी है। और जो कर्णम मल्लेश्वरी दोस्तों, इनको वर्ष 1994 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद वर्ष 1995 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था और उसके बाद वर्ष 1999 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, फर्स्ट है और थर्ड है, ये गलत हो जाएगा। इनमें से जो बिछेंद्री पाल है दोस्तों, ये माउंट एवरेस्ट चढ़ाई करने वाली लेडी है। जो सुनीता विलियम्स है ये स्पेस में जाने वाली महिला है और सूर्यमणि कोई भी नहीं है दोस्तों, ये ऐसे ही दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, हर एक ऑप्शन को ध्यान रखना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? किसका? जड़ों का समूह पूछा जा रहा है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है चुकंदर आलू अदरक, दूसरा ऑप्शन है गाजर हल्दी अदरक, तीसरा है शकरकंदी मूली हल्दी, तीसरा है गाजर चुकंदर मूली। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर आपका 4th हो जाएगा। कौन सा? गाजर चुकंदर मूली। ये देखिए, ये स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये वेजिटेबल, ये कौन सी वेजिटेबल है दोस्तों? ये सब रूट वेजिटेबल है, क्योंकि ये सब ऐसी सब्जियां हैं जिनके हम जड़ों को खाया करते हैं। तो इनमें से जो गाजर चुकंदर और मूली है दोस्तों, ये जड़ समूह के पौधे हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो ये आलू और अदरक दिया गया है, तो ये आलू अदरक क्या है दोस्तों? आलू अदरक इसमें से तना है, ध्यान रखिएगा, तना है। ये पौधे के वो हिस्से हैं जिनका आमतौर हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल किया करते हैं। और इसके अलावा जो इसमें ये शकरकंदी दिया है और जो हल्दी दिया है, तो दोस्तों ये शकरकंदी और हल्दी दोस्तों ये तने का ये भी रूप है। क्या है? तने का ये भी प्रतिरूप है। लेकिन इनमें से जो गाजर चुकंदर मूली है ये जड़ों का एक समूह है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4th आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, नहीं तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है। कौन सा? राजस्थानी ओक, जिसको हम लोग डेजर्ट ओक के नाम से भी जाना करते हैं। तो ये कहां पाया जाता है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिया गया है, अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में, यानी कि यूएई के डेजर्ट्स में। तो दोस्तों राजस्थानी ओक जो है इसका सबसे पहले हम लोग साइंटिफिक नेम जान लेते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों एलोका सुरीना डिकैसनेना। क्या है दोस्तों? एलोका, मैं लिख दे रहा हूं यहां स्क्रीन पे, एलोका
सुरीना, एक एलोका सुरीना, उसके बाद क्या है डिकैस नेना, क्या है दोस्तों डिकैस नेना, ये मैं स्क्रीन पे लिख दिया हूं, इसको आप कहीं पे नोट कर लो, ठीक है ना। तो ये जो राजस्थानी ओक है दोस्तों, इसका साइंटिफिक नेम क्या था दोस्तों, एलोका सुरीना डिकेस नेना। और दोस्तों ये एक क्या है, एक मध्यम प्रकार का धीमी गति से बढ़ने वाला पेड़ है, ठीक है ना। और ये कहां पाया जाता है, ये उत्तरी क्षेत्र में, मतलब कि जो साउथ ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया जो है आप देख रहे हो ऑप्शन में, ये जो साउथ ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ ऑस्ट्रेलिया के जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पे पाया जाता है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कहां पे, जो शुष्क रेगिस्तान है वहां पे पाया जाता है। और यह वृक्ष दोस्तों लगभग 700 वर्षों तक जीवित रहता है। और जो ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो पश्चिम में स्थित एक पार्क है, उस पार्क का नाम क्या है, एलिस स्प्रिंग डेजर्ट पार्क, ठीक है। तो वहां जो ऑस्ट्रेलिया में मध्य पश्चिम में जो एलिस स्प्रिंग डेजर्ट पार्क है, वहां पे ये जो ओक का पेड़ है ये बहुत ही ज्यादा संख्या में पाई जाती है। इसलिए दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में ये राजस्थानी ओक पाया जाता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निपेंथस एक पौधा है जो शिकार करता है, क्या है निपेंथस, वह एक पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। यहां पे जो पौधा है निपेंथस, इसके बारे में कथन दिया गया है, वो 4 कथन क्या है वो हमें पढ़ना है। पहला कथन है हमारा दोस्तों, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। दूसरा कथन है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका हुआ रहता है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। चौथा ऑप्शन है दोस्तों, चौथा कथन है, यह कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब देखिए 4 ऑप्शन यहां पे दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में क्या क्या सच्चाई है वो आइए वो हम लोग पहले जानते हैं। तो दोस्तों जो निपेंथस है ये क्या है, मांसाहारी वो है पौधा है, कौन सा है, नॉनवेज पौधा है जो मांसाहारी पौधा हुआ करता है। और ये कहां कहां दोस्तों पाया जाता है, तो दोस्तों ये पाया जाता है पहला चीज तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है, और भारत के मेघालय राज्य में तो पाया ही जाता है। मतलब कि ये कथन तो ए वाला आपका सही हो गया। इसके बाद इसका जो आकार होता है दोस्तों, ये कैसा होता है, घड़े के जैसा होता है। ये देखिए बिल्कुल घड़े के जैसा इसका आकार होता है, और इसका मुंह क्या होता है, पत्ती से ढका हुआ रहता है। आप फोटो में आप देखिए तो इसका जो आकार आप देख रहे हो, ये आकार कैसा है, घड़े के जैसा है। और इसका मुंह जो है दोस्तों ये एक किससे ढका हुआ, पत्ती से ढका हुआ है। और इसको इंग्लिश में दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, पिचर प्लांट भी बोला करते हैं। क्या बोलते हैं, PITCHER, पिचर प्लांट भी हम लोग इसको बोला करते हैं। और दोस्तों ये हर्बीवोरस पौधा हुआ करते हैं, जो हर्ब में आया करते हैं। किसमें आते हैं, हर्ब्स में आया करते हैं। और ये कहां पे ज्यादातर पाया जाता है, ये ज्यादातर दोस्तों आपके दलदली इलाकों में पाए जाते हैं। कहां पे, इंग्लिश में बोलते हैं मार्शी एरियाज, या फिर जो ऐसी जगह जहां पे नमी होती है ऐसी जगहों पे पाया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर आपका पहला दिया है ए और बी, यानी कि पहला और बी, ए और बी जो कथन है दोस्तों ये आपका सही जवाब हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर पहला आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए इसी साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। मतलब महात्मा गांधी ने दोस्तों जो दांडी यात्रा की थी, दांडी मार्च उन्होंने जो किया था वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसान तो सवाल है, आप सभी लोग इसको जानते हो, बड़े आसानी से बता दोगे। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो गुजरात में है। ये उस समय का तस्वीर जो आप स्क्रीन पे देख पाए, उस समय की तस्वीर है जब ये सॉल्ट मार्च यानी कि दांडी मार्च जब निकाला जा रहा था। ये उस समय की ये तस्वीर आप देख पा रहे हो। इसको दांडी मार्च भी बोलते हैं, सॉल्ट मार्च भी इसको बोला करते हैं। और भारत की आजादी से पहले दोस्तों महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा की थी दोस्तों, ये कहां है, भारत के गुजरात में है। और इस दोस्तों ये जो दांडी यात्रा है इसको हम लोग नमक मार्च यानी कि सॉल्ट मार्च के नाम से भी जानते हैं, दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना करते हैं। इसके अलावा दोस्तों और ये दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। और ये कब हुआ था दोस्तों, तो ये दोस्तों वर्ष 1930 में गांधी जी ने क्या किया था कि अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर जो कानून लगाने के विरुद्ध इन्होंने सविनय कानून भंग कार्यक्रम को इन्होंने किया था। कौन सा, सविनय कानून भंग कार्यक्रम को इन्होंने किया था। और ये जो यात्रा थी दोस्तों, ये यात्रा आपके 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुई थी और 24 दिनों में समाप्त हुई थी। और कब समाप्त हुई थी, तो ये समाप्त हुई थी दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी। कब, 6 अप्रैल 1930 को ये समाप्त हुई थी। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट को, सब इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में जरूर बन सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि उच्च ज्वर यानी कि तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वो है, ठीक है ना। मतलब कि सिनकोना पेड़ है दोस्तों, उसकी छाल का प्रयोग किया जाता है, वो ऐसे बुखार के लिए किया जाता है जिसमें क्या हो, तेज बुखार चढ़े, कपकपी आए। तो वो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया, वो कौन सा बुखार है? पहला मियादी बुखार, मलेरिया बुखार, चिकनगुनिया बुखार या फिर डेंगू बुखार। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान सा सवाल है, आप इसको बड़ी ही आसानी से इसका जवाब आप दे सकते हो। ये जो स्क्रीन पे आप जो पेड़ देख रहे हो दोस्तों, ये कौन सा पेड़ है? सिनकोना का पेड़ है दोस्तों। तो ये जो सिनकोना जो है ये क्या किया जाता है, इसका जो उपचार किया जाता है, इसका उपचार किसमें किया जाता है? मलेरिया में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड में आपका किया जाता है। मतलब ये किसमें किसमें फायदा करेगा? ये जो दोस्तों मच्छरों में जो वो पाया जाता है, परजीवी यानी पैरासाइट पाया जाता है, इसको हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं। प्लाज्मोडियम से मतलब प्लाज्मोडियम के जो वायरस है उसको ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है। जो संक्रमित मच्छर है यानी कि जो इन्फेक्शियस मॉस्किटोज है, ये उनके काटने से ये फैला करता है। और सिनकोना जो है दोस्तों ये हमें सदाबहार पादप में आया करता है, ठीक है ना। और ये रूबिएसी कुल की वनस्पति है। किसकी? रूबिएसी कुल की वनस्पति है। और इसकी छाल से दोस्तों कुनैन नाम की एक दवाई बनाई जाती है। किस नाम की दोस्तों? कुनैन नाम की एक दवाई बनाई जाती है। और ये जो कुनैन नाम की दवा है ये मलेरिया की बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही अचूक दवा मानी जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है चेराओ डांस कहां के लोग करते हैं? कौन सा डांस? चेराओ डांस। तो 4 ऑप्शन दिए गए, झारखंड, मिजोरम और मणिपुर और मेघालय। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, बहुत ही आसान सवाल है कि जो चेराओ डांस है ये कौन से समुदाय के लोग करते हैं? तो ये जो वो समुदाय के लोग करते हैं जो मिजो समुदाय के होते हैं। कौन से? मिजो समुदाय के लोग होते हैं। और मिजो समुदाय के लोग कहां पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये मिजोरम में पाया जाता है। मतलब कि ये मिजोरम का बहुत ही प्रचलित लोक नृत्य है। ये जो आप देख रहे हो डांस, इसको हम लोग बंबू डांस के नाम से भी जानते हैं, चिराओ डांस को, ठीक है ना। ये जो कर रहे हैं बंबू डांस, यही चिराओ डांस है, इसी को बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, रंग बिरंगे देखो पोशाक पहने हुए, तो रंग बिरंगे क्या करते हैं, पोशाक धारण करके और अपने चेहरे को क्या करते हैं, सजा लिया करते हैं। जैसे ये देखो इन्होंने कुछ सजा रखा है, ये देखो कुछ अलग सजा रखा है, इन्होंने कुछ अलग तरीके से सजा रखा है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, चेहरों को अलग तमाम प्रकार सजाया करते हैं। और चिराओ नृत्य करते समय सबसे खास बात ये होती है कि जो डांसर्स होते हैं ये क्या करते हैं, तमाम प्रकार के जो करतब होते हैं वो पेश किया करते हैं। और इनकी जो सबसे खास बात होती है डांस की, वो क्या है, इनके कदमों की लयबद्धता है। देखो एक पैर सबका जमीन में रखा हुआ है, एक पैर सबका क्या है, हवा में है। मतलब कि इनके कदम की जो लयबद्धता है ना, वो बहुत ही बेहतरीन होती है। यही इस डांस की सबसे बड़ी खासियत हुआ करती है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। कौन कौन से पूछा जा रहा है? तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। 4 ऑप्शन दिया गया है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, बिल्कुल ये नहीं है। केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये भी नहीं है। कर्नाटका, छत्तीसगढ़, केरल, ये भी नहीं है। आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका, बिल्कुल ये सही जवाब हो जाता है, ठीक है ना। इसको ध्यान से समझिएगा मैप के थ्रू। तो आप यहां पे क्या देख रहे हो, जो तमिलनाडु देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा, ये तमिलनाडु आपको दिख रहा है, ठीक है ना। और तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्यों में अगर हम लोग जाएं तो दोस्तों कौन कौन सा है, आंध्र प्रदेश है पहला, उसके बाद आपका क्या है, केरला है, ठीक है ना। देखिए समझिएगा, आंध्र प्रदेश है, केरला है और कौन सा है, कर्नाटका है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका, ये 3 राज्य हैं। जो तमिलनाडु है दोस्तों, ये उत्तरी सीमा आंध्र प्रदेश से टच करता है। तमिलनाडु जो है ये क्या है, आंध्र प्रदेश से कौन से ऊपर की दिशा है, यानी कि ये देखो आप इसे ऐसे समझो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जो उत्तर में है यानी कि नॉर्थ में वो क्या है, आंध्र प्रदेश है। इसके अलावा तमिलनाडु की उत्तरी सीमा पे आंध्र प्रदेश है। और जो उत्तर पश्चिम दिशा है, ठीक है ना, वहां पे क्या है, कर्नाटक है। ये देखो उत्तर पश्चिम दिशा में, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या है, कर्नाटका राज्य है आपका। और इसके अलावा दोस्तों इसका जो पूर्वी भाग है, यहाँ पे पूर्वी भाग, यहाँ पे ये तमिलनाडु लगा हुआ है, ये समुद्री तट है, इसको हम लोग कोरोमंडल तट भी बोला करते हैं। और ये क्या है, बंगाल की खाड़ी से एकदम लगी हुई सीमा है, ठीक है ना, कोरोमंडल की। और इधर एक साइड में आप देख लो तो कहां, पश्चिम दिशा में अगर देखो तमिलनाडु के, तो कौन सा राज्य लगा हुआ है, केरला राज्य लगा हुआ है। तो इसका मतलब जो है आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, जो चौथा ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका, ये आपका दोस्तों सही जवाब हो जाया करता है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके पेडागॉजी का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा क्या पूछा गया है, नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। बिल्कुल ये तो बिल्कुल लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि जो प्रकृति पर्यावरण है, बच्चों के अंदर इसके प्रति जिज्ञासा नहीं होगी तो फिर ये इसका जो उद्देश्य है वो सफल नहीं हो सकता है। दूसरा हमारा क्या कहता है कि अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के
माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों के बच्चों में संलग्न करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जो बच्चे जब खोजबीन करते हैं तो उनके अंदर रोचकता बढ़ती है, सीखने के लिए वो प्रेरित हुआ करते हैं, सेल्फ मोटिवेट हुआ करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड भी आपका सही जवाब हो जाता है। तीसरा कहता है प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। बिल्कुल, ये भी सही जवाब हो जाता है। लेकिन जो आपका चौथा ऑप्शन कहता है कि पर्यावरणीय सांस्कृतिक, देखिए समझिएगा, पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना, यह दोस्तों संभव नहीं है। इसलिए जो एनसीएफ 2005 है आपका दोस्तों, है ना, इसमें इसका विवरण मौजूद नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो जाएगा आपका सही जवाब हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 और 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। समझिएगा, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, समझिएगा। तो दोस्तों इसको समझने की कोशिश कीजिएगा 4 ऑप्शन थ्रू कि विज्ञान की अवधारणाओं मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तीसरा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। चौथा है पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो दोस्तों इसमें क्या मानिए, आपकी जो पर्यावरण अध्ययन है जिसमें कक्षा 3 से 5 तक क्या है, एक प्रभावी जो पर्यावरण अध्ययन है दोस्तों, ये कक्षा 3 से 5 तक में एक बहुत ही प्रभावी विषय क्षेत्र माना जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये पर्यावरण संबंधी जो शिक्षा है या सामाजिक अध्ययन है या विज्ञान की जो अवधारणा है या फिर उससे संबंधित अलग अलग प्रकार के जो विभिन्न मुद्दे हैं इनको संकलित करना है ना। जो पर्यावरण अध्ययन के दोस्तों अंतर्गत बच्चों को प्रभावी शिक्षण प्रणाली के द्वारा विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाया जाता है। इसलिए दोस्तों इससे बालकों का क्या होता है, जो संज्ञानात्मक विकास है वो बहुत तेजी से हुआ करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। 4 ऑप्शन में से क्या है, पहला है पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल नहीं, गलत है। कक्षा 1 व 2 कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जाता है। बिल्कुल ये सही है, क्योंकि 1 और 2 की जो कक्षाएं दोस्तों उनके पर्यावरण के लिए विशेष बुक नहीं चलती है, उनको क्या करते हैं, भाषा और गणित के माध्यम से ही उनको पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। लेकिन तीसरा कहता है दोस्तों ऑप्शन दूसरा, कक्षा 2, 3, 5 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। नहीं, कक्षा 1 और 2 तक दोस्तों केवल भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, लेकिन कक्षा 3 और 5 को भाषा और गणित के माध्यम से नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 कहता है कक्षा 1 और 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान द्वारा पढ़ाए जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, यह भी गलत है दोस्तों, क्योंकि कक्षा 1 और 2 में दोस्तों जो पर्यावरण अध्ययन से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उनको किसके माध्यम से, भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, ना कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के माध्यम। तो यह भी गलत हो जाता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता है, कौन सा ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड हो रहा है, यह आपका दोस्तों सही जवाब हो जाया करता है कि पर्यावरण अध्ययन 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा व गणित के माध्यम से पर्यावरण को पढ़ाया जाता है। क्योंकि दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो व्यवहारिक शिक्षण पर ज्यादातर विशेष बल दिया जाता है और इससे अधिगम क्षमता में दोस्तों तीव्रता से विकास हुआ करता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। इसी साथ बढ़ते हैं हमारे अगले नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है या इंगित करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। पर्यावरण अध्ययन क्या है दोस्तों, याद करके सीखा जाता है, गलत बात है, कोई भी चीज याद नहीं की जा सकती, उसको समझा जाता है। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, तो यह भी दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। बिल्कुल पर्यावरण अध्ययन ही नहीं दोस्तों, जितनी भी विषय होते हैं दोस्तों आपके सभी विषय क्या है, बाल केंद्रित है, क्योंकि एनसीएफ जो है दोस्तों वो आपके बाल केंद्रित शिक्षा पे ही जोर दिया करता है। इसीलिए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन जो हो जाएगा दोस्तों वो बाल केंद्रित हो जाया करता है। ठीक है ना। तो और ऑप्शन नंबर जो 4 है दोस्तों वो क्या है कि पर्यावरण अध्ययन दोस्तों शिक्षक केंद्रित है, तो ये गलत हो जाता है। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन तीनों गलत हो जाता है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाया करता है, क्योंकि दोस्तों बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के
द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, ये बात स्पष्ट हो जाया करती है कि पर्यावरण अध्ययन का प्रतिरूप कैसा है, बाल केंद्रित है। और पर्यावरण अध्ययन में दोस्तों जो व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होता है, ध्यान रखिएगा, जो पर्यावरण का अध्ययन है ये किस पर आधारित होगा, ये व्यवहार पे, व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित हुआ करता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, याद करके नहीं सीख सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों महज सूचनाओं के द्वारा भी हम लोग इसको नहीं सीख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए इसी साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आ रहा होगा, एक्सप्लेनेशन आपको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा होगा, क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, किस तरीके से आपको पूछने की कोशिश कर रहा है, ये सारी चीजें आपको एक बेहतर तरीके से क्लियर हो रही होगी आशा करता हूं। तो वीडियो पसंद आ रही हो लाइक करते हुए चलिएगा, सभी दोस्तों तक शेयर करते हुए जरूर चलिएगा, और वीडियो आपको कैसी लग रही है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर आप हमको बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। ठीक है ना, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिया गया है, क्या है, पहला है परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन, तीसरा जानवर, चौथा है हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों इनमें से जो जानवर है ये क्या है, पर्यावरण अध्ययन का एक सुझावित प्रकरणों का दोस्तों उपकरण माना जाता है। इसके अलावा जो कि ये परिवार और मित्र हो गया, आपका भोजन हो गया, या हम चीजें कैसे सीखते हैं, ये सब क्या है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के प्रकरण है, ना कि उ प्रकरण है। ठीक है ना, प्रकरण में आते हैं, और ये जो जानवर है दोस्तों ये उ प्रकरण में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसी साथ बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से ये क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। पहला है विभिन्न विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। दूसरा हमारा क्या कहता है कि पहला तो ये आपका सही है कि वांछनीय गतिविधि में जो पहला आपका ऑप्शन आया करता है, लेकिन दूसरा भी पढ़ लेते हैं। दूसरा आपका क्या कहता है, दूसरा कहता है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। नहीं, ये इतना सही नहीं होगा। तीसरा कहता है पर्यावरण अध्ययन को 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। ठीक है। तीसरा कहता है चौथा कहता है केवल पाठ्य पुस्तकों आश्रित रहना। बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा दोस्तों। आपका जो ऑप्शन नंबर पहला है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, ये क्या है दोस्तों, ये आपके पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए एक वांछनीय गतिविधि हुआ करती है दोस्तों, क्योंकि विभिन्न कक्षाओं में दोस्तों बहुसांस्कृतिक क्षेत्र को संबोधित करना दोस्तों ये वांछनीय गतिविधि है। लेकिन जो आपके बाकी ऑप्शन को आप देखो, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को देने के लिए बच्चों को प्रेरित करना, ये दूसरा ऑप्शन आप अगर देखो, या फिर आप तीसरा ऑप्शन देखो पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, या फिर आप क्या करो चौथा ऑप्शन देखो केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब पर्यावरण अध्ययन के जो शिक्षक है उनके लिए क्या है, वांछनीय गतिविधि नहीं हुआ करती है। लेकिन पहला वाला क्या है, वांछनीय गतिविधि है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला आपका सही जवाब होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन तरफ, आखिरी नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के ज्ञान की रचना के लिए महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 कथन दोस्तों यहां पे दिए गए हैं, उनमें सही कथन हमको ढूंढना है। पहला है कि बच्चों का सक्रिय रूप से भाग लेना। दूसरा आपका क्या कहता है, ये तो सही जवाब हो ही गया है। दूसरा आपका क्या कहता है, बच्चों के समुदाय के सदस्य होना। बिल्कुल ये भी सही जवाब हो जाता है। तीसरा कहता है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, ये भी आपका सही जवाब हो जाता है। चौथा देखते हैं पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा। नहीं, ये पर्याप्त नहीं हुआ करता है। बच्चों की ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण ये होना ये काफी नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं होगा। बाकी आप कथन आपका ए बी सी तीनों ही आपका सही है। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका जो पहला है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो पर्यावरण अध्ययन है इसमें बच्चों द्वारा ज्ञान की रचना में बच्चों का सक्रिय रूप से भाग लेना, समुदाय का सदस्य होना, और इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तकों को शामिल करना, ये सभी क्या होते हैं, बच्चों के ज्ञान की रचना को महत्वपूर्ण बनाया करते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे स्वयं सक्रिय रूप से भाग लेकर पर्यावरण अध्ययन में रुचि बनाया करते हैं अपनी, जिससे क्या होती है उनकी जो सृजनात्मक विकास है, उनका ये सृजनात्मक विकास बहुत तेजी से हुआ करता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा दोस्तों बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण नहीं हुआ करती है।
ये जो चौथा वाला है ये आपका सही जवाब नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए इसी साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। चार ऑप्शन दिया गया है, वृत्तांत, कहानियां, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, चौथा है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन एवं व्याख्या। चार ऑप्शन, ये चार कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको क्या करना है, सही जवाब आपको ढूंढना है। तो दोस्तों पहला है आपका क्या, वृत्तांत। तो ठीक है ना, तो वृत्तांत और दोस्तों ये कहानियां, पहला और दूसरा देखो आप, क्या वृत्तांत और कहानियां। तो वृत्तांत और कहानियां दोस्तों ये ऐसे माध्यम हुआ करते हैं जिसमें क्या होता है कि बच्चे पर्यावरण अध्ययन सीखने में क्या करते हैं, प्रभावशाली तरीके से जोड़ सकते हैं बच्चों। इससे क्या होता है, वृत्तांत और कहानियों के माध्यम से बच्चे ज्यादा रुचि लेते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, इसको ध्यान से सीखते हैं, इसलिए बच्चों के लिए ये प्रभावशाली तरीका माना जाता है। जो वृत्तांत होता है दोस्तों, ये देखा जाए तो एक तरीके की आपकी क्या होती है, शॉर्ट मूवी हुआ करती है, शॉर्ट फिल्म के अंतर्गत आया करती है, जिसे बच्चे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा करते हैं और इसे अधिगम प्रक्रिया में हम लोग जोड़ सकते हैं, जो बच्चों पर क्या करता है, व्यापक से प्रभाव डाला करता है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों जो पर्यावरण संबंधी जितनी भी कहानियां हुआ करती है दोस्तों, कहानियां पर भी दोस्तों बच्चों के मानसिक रूप पर क्या होता है, बहुत अधिक प्रभाव पड़ा करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर, कथन नंबर ए और कथन नंबर दो दोनों ही आपका सही जवाब हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सेकंड है आपका ए एंड बी, ये आपका सही जवाब हो जाता है। तो चलिए इस साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने के लिए उद्देश्य है। क्या है क्वेश्चन, फिर समझिएगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने के प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है। चार ऑप्शन दिया गया है, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, दूसरा है बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, और तीसरा कथन कहता है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो दोस्तों क्या सही ऑप्शन होगा वो, आइए देखते हैं क्या होगा। तो पहला कथन हमारा जो है, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बिल्कुल ये आपका, ये तो होना ही चाहिए लक्ष्य आपका, ठीक है ना। दूसरा बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाता है। तीसरा है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, ये भी आपका सही हो जाता है, यानी कि ए बी सी तीनों सही है। तो साफ से ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाया करता है। तो इसी साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला का को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। क्या, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि चार ऑप्शन दिया गया है। कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए, क्या, कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। दूसरा कथन कहता है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। तीसरा कथन कहता है समूह में सीखना कक्षों को सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करना होता है। चौथा कथन कहता है समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता प्रदान किया करता है। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, वो सही ऑप्शन क्या होगा, बी होगा और सी होगा, क्योंकि जो पर्यावरण अध्ययन में जो शिल्पकला और चित्रकला है इसको समूह में करके सिखाने में बल इसलिए दिया जाता है ताकि, क्योंकि इससे क्या होगा कि समूह में सीखना सहपाठी के द्वारा सीखने प्रोत्साहित करेगा ये चीज, और समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाने में भी ये सहायता किया करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो थर्ड है आपका बी एंड सी वो आपका सही जवाब हो जाया करता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। चार ऑप्शन दिया है, ठीक है ना। चार कथन है, पहला है परिवार के सदस्य, दूसरा है समुदाय के सदस्य, तीसरा है समाचार पत्र और चौथा है कक्षा। तो दोस्तों इनमें से जो पर्यावरण अध्ययन के सीखने का जो सबसे प्रभावशाली संसाधन है वो कौन कौन से, परिवार के सदस्य हैं, समुदाय के सदस्य हैं और समाचार पत्र है। इनमें से कक्षा नहीं हुआ करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो कथन ए बी और सी ये तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित सीखने में से कौन से, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण हुआ करता है। चार ऑप्शन है, वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात और ज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात। तो इसका दोस्तों जो सही ऑप्शन जाएगा, जो ये क्या कह रहा है, जो पर्यावरण अध्ययन में जो अनुसरण होता है जिस सिद्धांत का, वो सिद्धांत है ज्ञात से अज्ञात, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्योंकि दोस्तों सीखने
सीखना क्या है, सीखने की बात हो रही है ना, तो सीखना क्या है, सीखना एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हुआ करती है। कोई भी बालक होगा दोस्तों, वो जन्म से लेकर सीखना शुरू करता है और मृत्यु तक सीखते हुए चला जाता है, और धीरे धीरे क्या करता है, जैसे जैसे बड़ा होता है वो क्या करता है, अपने वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न भी किया करता है, और इस समायोजन के दौरान वो अपने अनुभवों को अधिक लाभ उठाने की कोशिश किया करता है। और इसी संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग दोस्तों मनोविज्ञान की भाषा में यानी साइकोलॉजी की भाषा में सीखना बोला करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाया करता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। समझिएगा, पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। 4 ऑप्शन है, पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी, वर्णन अभिलेख और वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो इसका जो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा, क्रम निर्धारण मापनी। क्योंकि दोस्तों जो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण ले लो, क्या वार्षिक उपलब्धि परीक्षण आप ले लो, या फिर आप पर्यावरण अध्ययन ले लो, मतलब जो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण है दोस्तों, ये पर्यावरण अध्ययन में सीखने के लिए एक रचनात्मक आकलन का साधन नहीं माना जाता है। इसके अलावा जो पोर्टफोलियो है आपका और जो क्रम निर्धारण मापनी है, ठीक है ना, ये दोस्तों, और जो वर्णन है, पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी और जो वर्णन है, वर्णन अभिलेख है, ये सीखने के रचनात्मक आकलन के साधन हुआ करते हैं। इसलिए जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका सही जवाब है, क्योंकि यहां पूछा गया है रचनात्मक आकलन के साधन कौन से नहीं है, तो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण दोस्तों आपके रचनात्मक आकलन का साधन नहीं हुआ करता है। तो चलिए बढ़ते हैं साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। समझिएगा, किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। 4 ऑप्शन दिया गया है, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत रूप में आंकना, दूसरा है कक्षा 5 में ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना, तीसरा है आकलन के संकेतों का उपयोग करना, बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन करना। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत रूप से आंकना। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन को दूर हमें करना चाहिए, बच्चों का जो आकलन करना चाहिए उसे दूर करना चाहिए, जबकि क्या होता है बच्चों के सीखने में दोस्तों जो गुणात्मक आकलन है या फिर आकलन के संकेतों का जो उपयोग करते हैं, या फिर जो कक्षा 5 की ईवीएस बुक में ईवीएस की बुक में हर पाठ के अंत में जो दिया होता है आज हमने क्या सीखा, ठीक है ना, इस सब में क्या होता है कि चर्चा जो करते हैं हम लोग, इसमें पर्यावरण अध्ययन के बच्चों के लिए आकलन संबंधी प्रमुख सोपान हुआ करते हैं। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर जो पहला हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है। कक्षा 5 की शिक्षक क्या करती है, एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है। क्या कहेगी, फर्श पे कुछ चीनी दाने डालने को बोलती है और चींटियों को आने का इंतजार करने को कहती है। तो बच्चों को इस क्रियाकलाप के अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, 4 ऑप्शन दिया गया है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है। क्या, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है ना, तो यही ये नहीं हो सकता है दोस्तों। दूसरा कहता है बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करती है, ये भी नहीं हो सकता है दोस्तों, अर्थपूर्ण सीखने को नहीं मिल सकता है। तीसरा है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करती है, ये सही जवाब हो सकता है। चौथा है कि बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर पे करने के लिए प्रेरित करती है, तो ये भी पर्याप्त नहीं होगा दोस्तों अर्थपूर्ण सीखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 ही दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न समझिएगा, प्रश्न क्या दिया गया है कि शिक्षक द्वारा संचालित क्रियाकलाप बच्चों को सीखने हेतु उत्प्रेरित करता है। इससे क्या होगा, बच्चों को इस प्रकार के क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक क्या करे, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने के लिए कहे, उनका अनुभव साझा करने के लिए कहे, या फिर उस पर व्यापक चर्चा करने के लिए उनको प्रेरित करे। ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों कि बच्चों में जो होगा, बच्चों में अधिगम जो है, सीखने की जो प्रवृत्ति है या सीखने की जो उत्सुकता है या सीखने के प्रति जो उत्सुकता है, उसमें क्या हो जाती है, बढ़त देखने को हमको मिला करती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा अब 3 सही हो जाएगा। इसी साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है नीचे दिए गए सूची पर विचार कीजिए। सूची क्या दी हुई है, 4 सूची दी हुई है। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली।
कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। इस सूची में निम्न में से कौन दूसरों से भिन्न है? तो बहुत ही आसान सवाल है, आप बड़ी ही इसको आसानी से आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। जिनमें से क्या अलग है? कौवा अलग है, कौवा अलग है। क्यों अलग है दोस्तों? क्योंकि जिनमें से जो कछुआ है, घड़ियाल है, बतख है और मछली है, ये चारों क्या है दोस्तों? जलीय जीव है, ठीक है ना। क्या है? जलीय जीव है, जल में पाए जाने वाले जीव है। लेकिन कौवा क्या है? जलों पे, जल में नहीं रहता, इसलिए कौवा क्या है? इन सब में से भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आराम से बहुत आसानी से आप कर जाओगे कि ये जो है आपका सही जवाब होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। देन ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके टेट में भी बना हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसके अलावा आपके ये उत्तराखंड टेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, आपके सीटेट नहीं बना क्वेश्चन है, आगे बनने के चांसेस है। क्या है? सुलेमित कीजिए, सुलेमित कीजिए। एक तरफ क्या दिया हुआ है? शहर या राज्यों के नाम दिए गए हैं, यहां पे दिया गया अत्यधिक पसंद का भोजन दिया गया है। तो दोस्तों इसमें समझिएगा, पहला क्या है हमारा? पहला दिया शहर हांगकांग, उसके सामने दिया गया किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोआ, दूसरा केरला है, तीसरा कश्मीर है, चौथा गोवा है। इधर एक तरफ दिया सरसों के तेल में बनी मछली, नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली, समुद्र की मछली, चौथा दिया है छोले एवं भटूरे, और पांचवा दिया हुआ है पकाया हुआ सांप। तो और इसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है नेक्स्ट पेज पे, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको यहीं से सॉल्व करने की कोशिश किया करते हैं, ठीक है ना। तो हमें बताना है कि किस राज्य में क्या अत्यधिक भोजन है। तो पहला आप देखो, पकाया हुआ सांप। किसकी बात कर रहे हैं? पकाया हुआ सांप की बात कर रहे हैं। तो पकाया हुआ सांप सबसे ज्यादा कहां पसंद किया जाता है? तो दोस्तों ये हांगकांग में पसंद किया जाता है पकाया हुआ सांप, यानी कि ए का क्या है? पचुआ आपका सही हो गया जवाब। फिर दूसरा हमारा क्या है? अच्छा एक चीज और जानिएगा, जो हांगकांग में पकाया हुआ सांप खाते हैं लोग, इसको वहां पे क्या बोला जाता है? वहां को बोला जाता है लिंग हु फेन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लिंग हु फेन बोला करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका क्या है? किसी भी करी के साथ जो उबला हुआ टैपिकोआ है, किसी भी करी के साथ जो उबला हुआ टैपिकोआ है, ये केरला में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, यानी कि बी का ऑप्शन नंबर पहला आपका सही होगा, ठीक है ना। फिर हम तीसरा हम लोग आइए देखते हैं। तो तीसरा हमारा क्या है कि नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली। क्या? नारियल तेल में बनी जो समुद्री मछली, ये कहाँ पसंद किया जाता है? तो नारियल तेल में बनी समुद्री मछली दोस्तों गोवा में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। कहाँ पे? गोवा में, यानी कि डी का क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। डी का जो है आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा इकलौता बचता है कश्मीर, ठीक है ना। तो कश्मीर में क्या पसंद किया जाता है दोस्तों? तो जो कश्मीर के लोग हैं वो लोग सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? सरसों के तेल में बनी हुई मछली। क्या पसंद करते हैं? सरसों के तेल में बनी हुई मछली पसंद करते हैं, यानी कि सी का जो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। यानी कि समझिएगा ए का 5, बी का 1 और सी का सेकंड और डी का थर्ड। आइए देखते हैं ये ऑप्शन कहां पे दिया गया है। तो दोस्तों ये ऑप्शन सेकंड में दिया गया है, ए का 5, बी का पहला, सी का सेकंड और डी का थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि नीचे दिए गए पक्षियों में से कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है? कैसे? झटके से अपनी आगे पीछे किया करती है। चार ऑप्शन दिया गया, उल्लू, कौवा, बसंत गौरी और मैना। क्या क्या है? उल्लू, कौवा, बसंत और मैना है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो क्या है? मैना हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 से जाया करती है। जो मैना है दोस्तों ये पक्षियों की इकलौती ऐसी प्रजाति है जो झटके से क्या करती है? अपनी गर्दन को आगे पीछे कर दिया करती है, ठीक है ना। और ये जो पक्षी दोस्तों ये मूल रूप से दक्षिण एशियाई पक्षी है, यानी कि साउथ एशियन बर्ड्स ये इसको हम लोग बोला करते हैं। और दोस्तों ये ज्यादातर कहां पाई जाती है? ज्यादातर दोस्तों हमारे इंडिया यानी कि भारत में पाई जाती है, इंडिया में पाई जाती है, पाकिस्तान में पाई जाती है, इसके अलावा दोस्तों आपके बांग्लादेश में भी पाई जाती है और म्यांमार में भी पाई जाती है। कहां का? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार में पाई जाती है। और इसकी जो लंबाई होती है दोस्तों, ये इस जो मैना है इसकी लंबाई कितनी होगी? लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई हुआ करती है। और ज्यादातर ये पक्षी जो होती हैं दोस्तों ये झुंड में रहना पसंद किया करती हैं और भोजन के रूप में क्या करती हैं? ये अनाज भी खाती हैं और छोटे मोटे कीट मकोड़ों को भी खाया करती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका जो होगा वो सही जवाब होगा। चलिए इसे आप बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। जो घरों के नीचे जो विवरण दिए गए उस पर विचार करना है। पहला है कि राजस्थान के में गांवों के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं जिनकी छतें कैसी होती? कटीली झाड़ियों की होती है। दूसरा हमारा कथन कहता है मनाली जो हिमाचल प्रदेश में है इसमें घर जो होता है बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। तीसरा है लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं और नीचे की मंजिल पर जरूरत के सामान रखे जाते हैं और जानवर को रखा जाता है।
तो इसमें देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो इसमें दोस्तों पहला कथन है, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों और जिनकी छतों कटीली झाड़ियों की रहती है उसमें रहते हैं, ये सही जवाब है। लेकिन दोस्तों जो मनाली यानी हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो अपने घर बांस के खंभों पर बना करके नहीं रहा करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वो नेक्स्ट कथन है कि लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं और नीचे की छत पे जरूरत के सामान जानवर रखा जाता है, ये आपका सही जवाब था। यानी कि कथन ए कथन सी ये दोनों सही है। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 जो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो मिट्टी के घर हैं ये विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है। और राजस्थान में जो ग्रामीण के लोग हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, वो लोग मिट्टी के घरों में रहा करते हैं जिनकी छत कटीली झाड़ियों से ढकी हुई रहती है। और दोस्तों इन घरों की जो दीवार होती है ये बहुत ही ज्यादा मोटी मोटी हुआ करती हैं, ठीक है ना। और ये मोटी इस वजह से होती है ताकि गर्मी अंदर ना आने पाए। और दोस्तों इन घरों पे क्या करते हैं, समय समय पे गोबर से लीपा जाता है, जानवरों गोबर से लीपा जाता है ताकि जिससे क्या होती है मिट्टी टूटा नहीं करती है और कीड़े मकोड़े घर के अंदर नहीं आ पाया करते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों क्या होता है कि लेह की अगर हम बात करें तो लेह में दोस्तों पत्थर के 2 मंजिले घर बनाई जाती है और नीचे के घर में क्या करते हैं, जरूरत के सामान और जानवरों को रखा करते हैं। और घर की छतों का उपयोग दोस्तों किस लिए करते हैं, जो वहां की फसल है फसल को सुखाने के लिए की जाती है। और वहां की घर की जो छत हुआ करती है दोस्तों वो छत कैसी होती है, तो वो छत कुछ इस तरीके से ढालदार बनी हुई रहती है। कैसे बनी हुई रहेगी दोस्तों, तो वहां की जो छतें होती हैं दोस्तों वो कैसे बनी हुई रहती है, वो थोड़ा सा ढालदार बनी हुई रहा करती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म है ये। और ढालदार क्यों बनी होती है, ढालदार इसलिए बनी होती है ताकि अगर कभी बर्फ अगर इस पे नीचे गिरती है या पानी इस पे होती है तो क्या हो, इस पे रुके नहीं, छत का वजन ना बढ़ने पाए, ये नीचे फिसल करके बर्फ या पानी आसानी से नीचे गिर जाए, ताकि बारिश और बर्फ क्या हो उस पर टिकने ना पाए, क्योंकि बर्फ का वजन ज्यादा होता है, इस पर टिकेगा तो घर गिरने का चांस हो सकता है। इसीलिए पहाड़ी इलाकों पर ज्यादातर क्या होता है, घर जो होते हैं उसकी छत ढालदार बनाई जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी साथ चलिए दोस्तों बढ़ते हमारे अगले यानी नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हाथी बहुत कम आराम करते हैं, वो दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। दूसरा कहता है, ये सही जो कथन है दोस्तों, दूसरा कहता है एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है, ये गलत जवाब है। 200 किलो नहीं खा पाता, केवल वो 100 किलो तक खा सकता है। तीसरा है इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है, ये सही जवाब है। चौथा कहता है किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथनी ही सभी फैसले लिया करती है, ये भी आपका दोस्तों सही जवाब हो जाता है। यानी कथन नंबर पहला, तीसरा और चौथा आपका सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा आपका जो सही है, ठीक है ना, पहला, तीसरा और चौथा, देखो ये तीनों सही है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 होगा दोस्तों वो आपका सही जवाब जाता है, क्योंकि दोस्तों जो हाथी होता है इनको कीचड़ में खेलना बहुत पसंद हुआ करता है और इससे इनको क्या होता है, इनके शरीर को इससे ठंडक मिला करती है। और हाथियों में दोस्तों जो सबसे बुजुर्ग हाथनी हुआ करती है वो क्या होती है, झुंड की लीडर हुआ करती है, नेता हुआ करती है और वही सारे फैसले को भी लिया करती है, ठीक है ना। हाथी दिन में बहुत कम आराम करता है, ये भी जवाब दोस्तों बहुत ही सही जवाब है, 2 से 4 ही घंटे सोता है। लेकिन जो हाथी है दोस्तों वो दिन में केवल 100 किलोग्राम तक पत्ती या झाड़ी को खा सकता है। और वो क्या करता है, अपने हाथी की सबसे खास बात ये होती है कि वो अपने कान से क्या करता है, उसे कान बड़े बड़े होते हैं, पंखे जैसे होते हैं, तो अपने कानों को चला के अपने आप को हवा दिया करते हैं ताकि उनके शरीर के जो तापमान है वो बराबर मेंटेन रहे, कंट्रोल वो लोग करके रखें अपने तापमानों को। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 3 होगा दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाया करता है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये मैराथन सेशन यहीं तक था, खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ, अगले ईवीएस के पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अगर आप आज पहली वीडियो है, आप शुरू से लेकर अंत तक अब आप जुड़ गए, अगर जो 30 दिन आप बचा हुआ है, अगर उस 30 दिन तक अगर आप अब जुड़ते चले गए तो आप यकीन मानिए सीटेट के परीक्षा वाले दिन आप अपने को बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस करते हुआ पसंद करेंगे। सबसे खास बात यह होगी आप बड़ी आसानी से 120 या उससे ज्यादा अंक आप आराम से हासिल करके ला सकेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो विजिट करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन जरूर बताएं और अगर आप किस चीज की वीडियो चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपको इस वीडियो के अलावा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करेंगे। और अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमें नीचे
दिए गए नंबरों पे आप कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख के मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे, जहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस की PDF मिलेगी ही मिलेगी, और साथ ही साथ आपको डेली वैकेंसीज की डिटेल, अपकमिंग एग्जामिनेशन की डिटेल्स और आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नोट्स और PDF प्रोवाइड कराए जाते हैं, करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स की वीडियोस हम कराते हैं और बहुत सारे फायदे मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों अब आप हमको इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल पे सर्च बॉक्स में जाना होगा, वहां लिखना होगा IQ मेंटर, ये हमारा चैनल मिलेगा, वहां हमें फॉलो कीजिए। वहां भी डेली आपको हमारे पोस्ट के माध्यम से रोजीना कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी साथ खत्म करते हैं आज को, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।